मेरे शहर में एक बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड था, द प्राउलर। और शहर के बूढ़े लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसे देखा है। जाहिर सी बात है, मैं और मेरे स्कूल के दोस्त इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब मैं 3-4 साल का था, तभी से मैंने अपने माता पिता को हर दिन घर को कई ताले लगाकर बंद करते देखा था। उनका कहना था, ये घर को चोरों से सुरक्षित रखने के लिए है। लेकिन जो बात मुझे अजीब लगती थी वो ये थी कि हमारा इलाका पूरी तरह सुरक्षित था, अच्छी तरह से गार्डेड था। और मैं अब 18 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने शहर में कभी चोरी के बारे में नहीं सुना। शहर के सभी माता पिता अपने बच्चों में यह आदत डालने की कोशिश करते थे कि कभी भी कोई भी दरवाजा या खिड़की खुली ना छोड़े और रात 11:15 बजे के बाद बाहर बिल्कुल भी ना जाए। यहां तक कि उस समय बड़े लोगों को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। द प्राउलर को एक लंबे, बहुत दुबले जीव के रूप में बताया जाता था, जिसकी भुजाएं लंबी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां नहीं थीं। उसके तेज नुकीले दांत थे और चमकती हुई बैंगनी आंखें थीं। कहा जाता था वो किसी का सर तक काट सकता था, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी चीज को पकड़ सके। इसलिए वो एक साधारण लकड़ी के दरवाजे या खिड़की को तोड़ नहीं सकता था। मुझे पता है, ये सुनने में काफी बकवास लगता है। वो बस एक कहानी थी, फिर भी लोग उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। यह अंधविश्वास इतना फैल गया था कि हाई स्कूल का हर बच्चा इसी की बात करता था। दोस्त एक दूसरे को चिढ़ाते थे, चैलेंज देते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये पता लगाए कि द प्राउलर सच में है या नहीं, या फिर कोई रात में अपनी खिड़की खुली छोड़ दे, क्योंकि सबको डर था कहीं वो सच में हुआ तो उनका क्या होगा। मैं अपने हाई स्कूल का टफ गाय था। आप कह सकते हो मैं पूरे शहर का सबसे निडर लड़का था। तो मैंने खुद इसे आजमाने का फैसला किया। अब सोचता हूं तो लगता है मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मर ही गया था। मेरे माता पिता, या सच कहूं तो किसी के भी माता पिता, अपने बच्चों को कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई दरवाज़ा या खिड़की खुली छोड़ दें या कोई बेवकूफ़ी कर बैठे। इन शॉर्ट, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन 16 साल की उम्र में पहली बार मेरे माता पिता मुझे घर पर अकेला छोड़कर दूसरे शहर जा रहे थे, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। मेरे हाई स्कूल के लगभग हर इंसान ने मुझसे कहा कि मैं जानबूझकर नियम तोड़ूं और अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करूं, ताकि एक बार के लिए साफ हो जाए कि द प्राउलर सच में है या नहीं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि उस चैलेंज को स्वीकार करना मेरी जिंदगी की सबसे बेवकूफ़ी भरी गलती थी। उस रात मेरे माता पिता शाम 7 बजे घर से निकले, मुझे सारे ताले देकर गए और हर दरवाज़ा और खिड़की बंद करने का तरीका बार बार दिखाकर गए, जैसे मैं कोई बच्चा हूं। मुझे पता था वो बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं सब कुछ ठीक से लॉक करूं, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा अजीब लगा था। जब वो लोग चले गए और रात के 12 बजे मैंने घर की सबसे बड़ी खिड़की खोल दी, जो मेरे मॉम डैड के कमरे में थी, लेकिन 12:15 पर मैंने उसे जल्दी से बंद कर दिया, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं डर गया था, अगर वो सच में आ गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन अगले दिन मैंने पक्का फैसला किया, अपना कैमरा चार्ज किया, एक इमरजेंसी जगह तैयार की, अपने स्टोर रूम में पानी की बोतलें रखी, फोन रखा, एक बड़ा चाकू रखा और रात भर के लिए खाना रखा, ताकि अगर द प्राउलर आ जाए और सुबह तक वापस ना जाए तो मेरे पास छुपने की जगह हो। उस रात 12 बजे मैंने फिर से मॉम डैड के कमरे की खिड़की खोल दी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया और नेटफ्लिक्स देखने लगा। लेकिन 10 मिनट बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे के पास गया। मैंने पीप होल से देखा, वहां एक आदमी खड़ा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने दरवाजे की इस पार से उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने बस इतना कहा कि वो अपने घर जा रहा था। उसने मेरे घर की खिड़की खुली देखी
इसलिए मुझे बताने आया है। मैंने खिड़की बंद की, उससे माफी मांगी और उसे दूर जाते हुए देखा। उस आदमी के जाने के बाद मैंने फिर से खिड़की दोबारा खोल दी और वहां पर कैमरा सेट कर दिया, वो भी नाइट विजन ऑन करके। रात 2:34 पर मुझे हल्की सी चरमराने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, क्योंकि मैं उस वक्त टीवी में ज्यादा ध्यान दे रहा था। लेकिन वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरा ध्यान खींच सके, और वो मेरे मॉम डैड के कमरे से आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और वहां मैंने उसे देखा। दो चमकती हुई बैंगनी आंखें जो जमीन से करीब 9 फीट ऊपर थी और सीधे मुझे देख रही थी। मैं तुरंत लिविंग रूम की तरफ भागा, समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे ऊपर का बल्ब टूटकर बिखर गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर प्राउलर ने चीख मारी और मुझे उसके भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत स्टोरेज रूम में घुस गया, दरवाजा बंद किया और उस पर बुक शेल्फ अटका दी। प्राउलर दरवाजे के पास आया और उस पर हल्के से खरोंच मारी और एक गहरी डरावनी टूटी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे अंदर बुलाया है, अब बाहर आकर खेलोगे नहीं? फिर वो हल्का सा हंसा और उसके दूर जाते कदमों की आवाज आई। अब 2:38 हो चुके थे। मैंने दरवाजे की दरार से देखा, वो अभी भी वहीं था। वो बस मुझे बाहर आने के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी रात स्टोरेज रूम में ही बैठा रहा। शुक्र है मेरे पास खाना, पानी और फोन था। मैंने अपने पापा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन लगा ही नहीं। प्राउलर हंसने लगा। उसकी हंसी से मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मेरे फोन में 9 बजे थे। मैंने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला और देखा कि लिविंग रूम पूरी तरह बर्बाद था। टीवी, सोफा और बाकी फर्नीचर पर दांतों के निशान थे। मैंने कैमरा चेक किया और उसमें प्राउलर के घर में घुसने की रिकॉर्डिंग थी, और उसे डरावना कहना बहुत कम होगा। लेकिन एक दिक्कत थी, मैंने रिकॉर्डिंग में उसे बाहर जाते नहीं देखा। तभी किचन का दरवाजा चरमराया। मैंने अपने मॉम डैड के कमरे की घड़ी देखी, उसमें सुबह के 4 बजे थे। घड़ी देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मुझे समझ आया ये सब एक चाल थी। मुझे स्टोरेज रूम से बाहर निकालने के लिए एक साजिश रची गई थी। मैं फिर से भागा और मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचा और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं स्टोरेज रूम से तब बाहर आया जब मेरे फोन में 12 बजे थे और मैं अपने मॉम डैड को कॉल कर सकता था। मैंने दरवाजा खोलने से पहले अपने डैड को फोन किया और उन्हें बताया कि हमारा घर लूट लिया गया है, क्योंकि अगर मैं उन्हें सच बताता तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते और शायद मुझे सजा भी देते। मैंने दरवाजा खोला और मॉम डैड के कमरे में गया। वहां मेरा कैमरा टूटा हुआ था, उसका मेमोरी कार्ड जला हुआ था। स्कूल में भी किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मैं अपने माता पिता को ये सब बताने वाला नहीं था, और तब से उन्होंने मुझे कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ा। मैं असल में पाकिस्तान से हूं, खासतौर पर गुजरात शहर के पास के एक गांव से। वो गांव असल में एक छोटे से टाउन जैसा है और उसके बीच में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर 100 साल पुराना एक घर बना हुआ है, और उसके आसपास कुछ बहुत पुराने पेड़ हैं। वो पेड़ बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप हॉरर फिल्मों में देखते हो, बहुत घने, और उनसे बेल जैसी चीजें लटक रही हैं। वो घर गांव के नवाब का है, जो पाकिस्तान में एक ऊंची सामाजिक जाति मानी जाती है। उस घर को बहुत खूबसूरत टाइल से सजाया गया है, जो 100 साल बाद भी शानदार दिखती हैं। बाकी का घर खराब हो चुका है क्योंकि वो नवाब गांव छोड़कर चला गया था। मेरे दादा दादी का घर भी उसी गांव में है और वो भी काफी पुराना है, आज के हिसाब से बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। और घर के ठीक बीचों बीच एक कथित संत की कब्र है। वो एक मकबरे जैसी है जिसके दरवाजे पर सजावट की गई है। आप उसके अंदर जा सकते हो और सच में उस कब्र को देख सकते हो।
वो कब्र काफी अच्छी तरह से बनी हुई है, संगमरमर की टाइल से सजाई गई है। उस पर कुछ खूबसूरत लिखावट भी बनी हुई है और उसमें अपनी अलग लाइटिंग भी लगी हुई है। मुझे लगता है यह सब उस संत को सम्मान देने के लिए किया गया है। मेरी माँ, जब उनकी शादी मेरे पापा से हुई तो वो मेरे दादा दादी के साथ उसी घर में रहने लगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये रिवाज है कि शादी के बाद पत्नी अपने ससुराल में ही रहती है। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस कब्र के पास बाहर जाकर थोड़ी देर सोने का सोचा। उन्होंने बताया कि जब वो नींद से उठी और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक बहुत ही लंबा सा इंसान देखा। उन्होंने कहा कि उसकी लंबाई जैसे खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर आसमान को छू रहा हो। उन्होंने कहा कि उसने पारंपरिक पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें सलवार कमीज कहते हैं। उन्होंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पैर बहुत बड़े थे। यह अपने आप में काफी डरावना था। लेकिन जो बात मुझे और ज्यादा डराने वाली लगी वो तब थी जब उन्होंने यही कहानी एक फैमिली गेट टुगेदर में दोबारा सुनाई। उनकी कहानी सुनकर उनकी जुड़वा बहन ने कहा कि कुछ साल पहले जब वो उनसे मिलने आई थी तो उन्होंने भी उसी कब्र के पास जाकर थोड़ी देर झपकी लेने का सोचा था, और वो भी उसी तरह के उस इंसान को देख कर उठी थी। वही अनंत लंबाई, वही कपड़े, बस रंग अलग था। मेरी मौसी आध्यात्मिक चीजों में काफी दिलचस्पी रखती हैं और अलग अलग आध्यात्मिक चीजों में भी जाती हैं। वो कहती हैं कि वो संत इस घर की रक्षा करता है। मुझे मानना पड़ेगा कि कभी कभी मुझे भी उस कब्र के पास अजीब सा महसूस होता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यहां से कोई बुरी ऊर्जा आ रही हो। वैसे भी मैं ज्यादा आध्यात्मिक इंसान नहीं हूं। मैंने अपने पापा से पूछा, जो अपने बचपन में उसी घर में रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी माँ कहा करती थी कि एक दिन वो घर में बिल्कुल अकेली थी और सुबह के समय वो आमतौर पर उस मकबरे पर एक दिया जलाती थी, लेकिन उस दिन वो भूल गई या किसी वजह से उन्होंने दिया नहीं जलाया। फिर उन्होंने बताया कि सुबह जब वो बाहर जाने वाले दरवाजे को बंद करने गई तो उसका ताला बार बार अपने आप खुल रहा था। जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आती वो ताला अपने आप खुल जाता। उन्हें यह इसलिए पता चलता था क्योंकि वो बहुत पुराना दरवाज़ा था, जिसमें लोहे की रॉड और हैंडल होते हैं, जिन्हें घुमाकर बंद किया जाता है, और खुलते बंद होते वक्त वो काफ़ी आवाज़ करते हैं। उस बाहर वाले दरवाजे तक जाने के लिए आपको उस मकबरे के पास से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस दरवाजे को 3 बार बंद किया, लेकिन वो हर बार किसी अजीब वजह से खुल जाता था। उन्होंने कहा कि चौथी बार जब वो दरवाज़ा बंद करने गई तो रास्ते में उन्होंने मकबरे में दिया जलाने का फैसला किया, और दिया जलाने के बाद वो फिर से दरवाज़ा बंद करने गई, और उसके बाद वो दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुला। मेरे पापा ये भी बताते हैं कि गांव में ये अकेली कब्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कब्र को ठीक करवाने और इसे सुरक्षित रखने के लिए ही ये मकबरा बनवाया गया था। वो कहते हैं कि लोगों की ज़मीनों के अंदर भी कई कब्रें मौजूद हैं, और कुछ तो लोगों के घरों के अंदर भी हैं। तो आपको कभी पता नहीं होता कि वहाँ आसपास किस तरह की आत्माएं या चीज़ें मौजूद हैं, और इन्हीं आत्माओं को हमारे यहाँ अर्बन लेजेंड भी माना जाता है। जब भी लोग किसी अपने गुजरे हुए रिश्तेदार के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हमेशा यही अफसोस होता है कि उन्होंने उनके साथ और ज़्यादा वक्त क्यों नहीं बिताया। ऐसा ही मेरे अंकल के साथ भी है। उनका नाम जॉन है। वो 40 साल से ज़्यादा के हैं। ये बात 20 साल पहले की है, जब अंकल जॉन शहर में रहते थे। वो एक बुचर थे, यानी कसाई का काम करते थे। अंकल जॉन अलग अलग जगहों पर मीट सप्लाई करते थे। एक दिन वो काम में इतने व्यस्त थे कि जब वो लौटे तब रात के 8 बजे से भी ज़्यादा हो चुके थे। जब वो उस गांव से गुजरे जहां उनकी दादी रहती थी तो उन्हें अचानक उनकी याद आ गई। उन्होंने तय किया कि वो उनसे मिलने जाएंगे। कई हफ्तों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। उस समय अंकल की दादी
70 साल से ज्यादा की थी। वो एकदम अकेली और खुद में रहने वाली जिंदगी जीती थी। वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ नहीं रहती थी, बल्कि उस पुराने घर में अकेले रहना पसंद करती थी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद उनकी दादी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, उन्हें लगा कि वो बहुत दुबली हो गई हैं, खासकर उनके हाथ। वो इतने पतले थे कि लगभग मुर्गी के पंजों जैसे लग रहे थे। उनका चेहरा भी थका हुआ और बेजान सा लग रहा था। यह देखकर अंकल जॉन बहुत चिंतित हो गए। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों घर के अंदर चले गए। अंकल जॉन को याद है कि उस समय आंगन और घर में कहीं भी लाइट नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था। उन्हें लगा शायद दादी पैसे बचाने के लिए लाइट नहीं जलाती। और तभी अजीब चीजें होने लगी। उनके आंगन में जो कुत्ता रहता था, वो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। वो कुत्ता हमेशा दादी के पास रहता था, लेकिन अब उसका शरीर सिकुड़ रहा था और वो कांप रहा था, जैसे उसे बहुत डर लग रहा हो। वो पास के गोदाम में जाकर छिप गया और बाहर निकलने से डर रहा था। वो कुत्ता हर वक्त दादी के साथ रहता था, इसलिए ये देखकर अंकल जॉन को अजीब लगा। उन्होंने अपनी दादी से पूछा, लेकिन दादी ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अंदर चली गईं और चलते चलते अपने हालत के बारे में बात करने लगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो अकेली नहीं है, क्योंकि उनके दोस्त उनसे मिलने आते हैं। वो उनके साथ बात करती हैं। जब अंकल जॉन ने उनके दोस्तों के नाम पूछे, तो वो नाम सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि जिन लोगों की वो बातें कर रही थी, वो तो कई साल पहले मर चुके थे। तो वो उनसे बात कैसे कर सकती थी? फिर अंकल जॉन ने सोचा, शायद वो बूढ़ी हो गई हैं और थोड़ा भ्रम में रहती हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके पीछे पीछे चलते रहे। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि दीवारें पूरी तरह काली थी, जैसे आग में जली हों। वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा कि दीवारें इतनी गंदी क्यों हैं। उनकी दादी ने बिना कुछ छुपाए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक हादसे में वो जल गई थी, और ये कहकर वो सीधे रसोई में चली गई। अंकल जॉन पूरे दिन काम करके बहुत भूखे हो गए थे, तो उन्होंने दादी से खाना बनाने को कहा। जब खाना बन गया तो दादी ने उन्हें रसोई में बुलाया, लेकिन जैसे ही वो रसोई में गए, सामने का नजारा देखकर वो चौंक गए। अंदर की दीवारें भी काली थी, जैसे आग में जली हों। पूरी रसोई राख से ढकी हुई थी। वो बहुत गंदी और ठंडी थी, जैसे काफी समय से ऐसे ही हो। टेबल पर रखे खाने को देखकर उन्हें अचानक डर लगने लगा। खाना पूरी तरह जला हुआ था। कटोरे में रखी सब्जी भी पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जलकर कोयला हो गया हो। वो कुछ देर तक बस चुपचाप उस खाने को देखते रहे। तभी दादी की आवाज से वो होश में आए। उन्हें वो खाना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो मना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी दादी को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो बैठकर खाने लगे। बन ठंडे हो चुके थे। बाहर का जला हुआ हिस्सा हटा दिया गया था, लेकिन अंदर से वो सूखे और चबाने में बहुत कड़े थे। और अंकल जॉन को यह भी नहीं पता था कि वो कितने दिनों पुराने थे। उनमें अब कोई खुशबू नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी और रेत चबा रहे हों। फिर भी उन्होंने निगलने की कोशिश की। उन्होंने चॉपस्टिक से सब्जी का एक टुकड़ा उठाया। वो भी पूरी तरह जला हुआ था। कोई भी चीज खाने लायक नहीं थी। उनके चेहरे पर नापसंदगी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादी पहले की तरह ही थी, अपने पोते का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। वो ध्यान से जले हुए हिस्से को हटाकर उन्हें खाने को दे रही थी। अंकल जॉन ने बन लेते वक्त गलती से उनका हाथ छू लिया। उन्हें लगा कि उनका हाथ बिल्कुल ठंडा है। ऐसा तापमान किसी जीवित इंसान का नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये कहानी सुनाई तो बहुत लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपनी दादी अजीब नहीं लगी। बेशक उन्हें अजीब लगी थी, लेकिन वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे।
इसके बजाय वो चिंतित हो गए थे और खुद को दोष देने लगे कि उन्होंने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा। उन्हें बस यही समझ आया कि वो उन्हें ये कह दें कि वो गर्म कपड़े पहने ताकि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि वो उनकी उम्र और कमज़ोर हालत को लेकर बहुत डर गए थे। वो चाहते थे कि वो वापस अपने बेटे बेटी के साथ रहने चली जाए, लेकिन वो बूढ़ी औरत मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने थोड़े से बन खाए और फिर चुपके से कटोरे के नीचे कुछ पैसे रख दिए ताकि दादी उन्हें इस्तेमाल कर सके। फिर वो उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो उनके चचेरे भाई थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और खबर सुनी, वो सन्न रह गए। पहले उन्हें लगा कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी दादी की मौत हो गई है। असल में हुआ ये था कि घर में आग लगने के दौरान दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। अंकल जॉन को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछली रात उनसे मिलकर आए थे। उन्होंने अपने भाई को बताया कि वो रात को उनके पास गए थे। अब हैरान होने की बारी उनके भाई की थी, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। असल में दादी के साथ हादसा दोपहर में हुआ था। शाम तक परिवार को खबर मिल गई थी और वो जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए थे। उनका शरीर उसी पुराने घर में रखा गया था। उनका भाई रात में शरीर के पास जागने के लिए ताकत बचाना चाहता था, इसलिए शाम को वो थोड़ी देर सो गया, लेकिन गहरी नींद में चला गया। जब वो जागा तो उसने देखा कि घर में रखे दादी के शरीर की जगह बदल गई थी, लेकिन उस समय उसका ध्यान इस पर नहीं गया। दोपहर में जो खाना दादी ने बनाया था, उसे नहीं पता कैसे वो साफ सुथरा होकर टेबल पर रखा था, जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। वो सोच रहा था कि ये सब किससे पूछे, और फिर बातचीत के दौरान दोनों को समझ आया कि उनके साथ हुआ क्या था, और वो दोनों हिल गए। अंकल जॉन का शरीर अचानक कांपने लगा और वो दरवाजे के सामने ही उल्टी करने लगे। हालांकि उन्होंने अपनी मरी हुई दादी के साथ खाना खाया था, उनसे बातें की थी, फिर भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उनकी दादी उनसे बहुत प्यार करती थी। वो मरने के बाद भी अपने पोते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरी बहन अब एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है। बचपन से ही मुझे अर्बन लेजेंड वाली कहानियां कभी पसंद नहीं आई, और ये शायद उसी की वजह से था। ज्यादातर लोगों को तो ये भी याद नहीं कि मेरी कोई बड़ी बहन भी थी। उसका नाम मिशेल था, लेकिन सब उसे मिस्सी कहते थे। उसे बेकिंग बहुत पसंद थी। हम साथ में कपकेक्स बनाया करते थे। वो हमेशा मुझे चुनने देती थी कि कपकेक्स में कौन से रंग के स्प्रिंकल्स डालने हैं। वो एक बड़ी बहन के हिसाब से मेरे लिए बहुत प्यारी थी। मिस्सी मुझसे 12 साल बड़ी थी, और जब वो मरी तब मैं सिर्फ 6 साल का था। मिस्सी की एक सबसे अच्छी दोस्त थी, एवा। एवा भी बहुत अच्छी थी, और जब वो घर आती थी तो वो दोनों मुझे अपने साथ खेलने देती थी। उन्होंने कभी मुझे बोझ या परेशानी नहीं समझा। एवा की यादें बहुत कम हैं। मुझे बस उसके काले बालों की झलक और उसकी हंसी की आवाज़ याद है। उसकी हंसी बहुत अलग थी, ऐसी कि बस सुनते ही सब कुछ अच्छा लगने लगे। खैर, एवा हाई स्कूल में थी जब वो बीमार पड़ गई। उसे ल्यूकेमिया हुआ था। वो कुछ समय तक बीमार रही और फिर उसकी मौत हो गई। मैंने उसे 1-2 बार अस्पताल में देखा था जब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मिस्सी उससे हर दिन मिलने जाती थी। जिस दिन एवा की मौत हुई, मिस्सी ने वादा किया कि वो उससे हर दिन मिलने आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसने अपना वादा निभाया। एवा की मौत के बाद मिस्सी हर दिन स्कूल के बाद कब्रिस्तान जाती थी। वो उसका हाई स्कूल का आखिरी साल था। उसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए थी, बेवकूफ़ी भरी चीज़ों में उलझना चाहिए था।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि वो हर दोपहर बस एवा की कब्र के पास बैठी रहती थी। शुरू में मेरे माता पिता ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे वो चिंतित होने लगे। एक रात मेरी माँ ने पापा से कहा कि ये सब ठीक नहीं है। वो धीरे बोल रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं कि सुनाई न दे। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं सीढ़ियों के ऊपर छिपा हुआ था और उनकी हर बात सुन रहा था। पापा ने कहा, यह उसके लिए अच्छा नहीं है, वो खुद को तकलीफ दे रही है, मैं उससे बात करूंगा। मेरे पापा कम बोलने वाले इंसान थे, इसलिए उनके हर शब्द की अहमियत होती थी। मुझे पता था कि उनसे बात करने के बाद मिस्सी का रोज कब्रिस्तान जाना बंद हो जाएगा, और ये सोचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं भी अपनी प्यारी दीदी के लिए परेशान था, लेकिन अफसोस उन्हें यह मौका मिला ही नहीं। उस रात मिस्सी को कब्रिस्तान से घर लौटने में देर हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे माता पिता पहले से ही चिंतित थे। मिस्सी कभी दरवाजा खटखटाती नहीं थी। जब हमने दरवाजे पर एक पुलिस अफसर को खड़े देखा जो मिशेल टर्नर के माता पिता के बारे में पूछ रहा था, तो हम सब समझ गए कि क्या हुआ है। बाकी की जानकारी बाद में मिली। बाहर अंधेरा था और सड़क फिसलन भरी थी। मुझे याद है वो सर्दियों का समय था। सड़कों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई थी। शायद इसी वजह से मेरे माता पिता इतने चिंतित थे। खैर, लोगों का मानना है कि एक हिरन हमारी पुरानी कार के सामने आ गया और इसी वजह से मिस्सी ने गाड़ी मोड़ दी। उसका कंट्रोल छूट गया और गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर एक खाई में पलट गई। हमें बताया गया कि सब कुछ एक ही पल में हुआ था और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरे माता पिता ने मिस्सी को एवा के पास ही दफनाया। मैंने उनसे बहुत कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन उस समय मैं समझा नहीं पा रहा था कि मुझे ये गलत क्यों लग रहा है। लेकिन अब मुझे पता है। मेरे माता पिता को लगा कि मिस्सी भी यही चाहती थी। एवा के परिवार ने भी सहमति दी और इसलिए मेरी बहन वहीं दफन है, सैंडवुड कब्रिस्तान में, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास। और शायद यहीं से वो कहानी शुरू हुई। उसकी मौत के कुछ साल बाद जब लोग धीरे धीरे भूलने लगे, तब हमने कुछ कहानियां सुननी शुरू की। सैंडवुड की 2 मरी हुई लड़कियों की कहानी, जिनकी रहस्यमय मौत का कोई जवाब नहीं था। लोग तरह तरह की अजीब कहानियां बनाने लगे। कुछ कहानियों में एवा और मिस्सी प्रेमी थे जिन्हें मौत ने अलग किया, लेकिन वो परलोक में फिर मिल गए। कुछ में एवा जलती थी कि मिस्सी जिंदा है, इसलिए उसने उसकी गाड़ी को सड़क से उतार दिया ताकि दोनों का हिसाब बराबर हो जाए, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी कहानी है। लेकिन हर कहानी में यह नहीं कहा गया कि मिस्सी की गाड़ी बस यूं ही पलट गई थी। कहा गया कि वो एवा की आत्मा थी जिसने ये सब किया था। या फिर, और ये वाली बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है, कि उसने खुद ही गाड़ी पलटी थी क्योंकि वो मरना चाहती थी। वो एवा के पास जाना चाहती थी। मुझे इस कहानी से सबसे ज्यादा नफरत है क्योंकि बाकी सब में से यही एक सच भी हो सकती है। जब तक मैं हाई स्कूल पहुंचा, ये पूरी तरह से एक अर्बन लेजेंड बन चुकी थी। लोग मेरे सामने बिना सोचे समझे यही बातें करते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मिस्सी मेरी बहन थी। लोगों ने तो उसकी पूरी पहचान भी भुला दी थी, उसका सरनेम तक नहीं लेते थे। वैसे भी हम दोनों में 12 साल का फर्क था, इसलिए ज्यादातर लोग सोचते थे कि वो अकेली संतान थी, लेकिन वो नहीं थी। वो मेरी बहन थी। जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे वो मेरी बहन थी। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक मजेदार कहानी थी, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत दर्दनाक और बिल्कुल असली याद है। मैंने कभी मिस्सी के बारे में बात नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझसे उन कहानियों के बारे में पूछें या मुझे परेशान करें। मैं बस उनसे बचता था, या अगर बात छिड़ती तो अनसुना कर देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मेरे सीनियर ईयर की शुरुआत में एक दिन मेरे कुछ दोस्त सारा, टॉम और ग्रेग एक रात सैंडवुड जाने का प्लान बना रहे थे।
और मुझे भी चलने के लिए कहने लगे। कहते हैं अगर तुम पूर्णिमा की रात को जाओ तो उन दोनों लड़कियों की हंसी सुनाई देती है, सारा ने धीमी आवाज में कहा। हम स्टडी हॉल में टाइम पास कर रहे थे और मैं बस उस बेवकूफ़ी भरी बातचीत से निकलना चाहता था। मुझे याद है मैंने आंखें घुमाई। मतलब हर कहानी में पूर्णिमा की रात ही क्यों होती है? सच में कुछ लोग कितनी घिसी पिटी कहानी बनाते हैं। लेकिन फिर मुझे एवा की याद आई और उसकी हंसी याद आई और मैंने कोशिश की कि मुझे मिस्सी की हंसी भी याद आए, वो कैसी लगती थी। लेकिन बात यह थी कि मुझे उसकी हंसी याद ही नहीं आई। मैं चाहकर भी याद नहीं कर पाया। मैं उसी ख्याल में अटका हुआ था। तभी ग्रेग और टॉम भी सारा के प्लान में शामिल हो गए। क्यों नहीं, रात भी ठीक है और वैसे भी हमें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, टॉम ने कहा। ग्रेग ने सर हिलाया और बोला, जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा इस घटिया शहर से बाहर निकल जाऊंगा। कम से कम यहां से एक अच्छी कहानी तो ले जाऊं। क्यों, सही कह रहा हूं ना? ग्रेग खुद को बहुत बड़ा बैडैस समझता था। कभी कभी मुझे उसकी बातें सुनकर अजीब लगता था, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता था। लेकिन उस रात मुझे मना कर देना चाहिए था। मुझे कह देना चाहिए था कि मुझे होमवर्क करना है या फैमिली के साथ रहना है या कुछ और करना है। मेरे पास लाख बहाने थे। मैं अपनी बहन की मौत का मजाक नहीं बनाना चाहता था और उस दर्द का भी नहीं जो हमारे परिवार ने उसकी वजह से सहा था। लेकिन मैं उसकी हंसी के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। और भले ही मुझे पता था कि मैं उसे नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि ये कहानियां झूठ हैं। मैंने कहा, हाँ मैं भी चलूंगा। गाड़ी ग्रेग चला रहा था। वो मुझे आखिर में लेने आया, करीब 10 बजे। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं स्टडी ग्रुप में जा रहा हूं और देर से लौटूंगा। उन्हें मुझ पर भरोसा था। उन्हें लगा कि मैं मिस्सी की मौत से जितना आगे बढ़ सकता था बढ़ चुका हूं। हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे और सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर दी। खिड़कियां नीचे कर दी ताकि अगर कोई भूतिया हंसी हो तो हमें साफ सुनाई दे। फिर सबने बियर खोल ली, सिवाय ग्रेग के, जो असल में पीता ही नहीं था। हम कुछ देर वहीं बैठे रहे, पीते हुए, हंसते हुए, स्कूल की बातें करते हुए। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सारा अपनी सीट पर एक्साइटमेंट में उछल रही थी। उनके लिए ये सब मजा था, एक खेल था। लेकिन मैं घबराया हुआ था। लेकिन वो घबराहट अच्छी वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि मेरे पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन क्या, ये पता नहीं। आधी रात के आसपास वो एहसास और बढ़ गया। सारा ने कहा था उसी समय हमें हंसी सुनाई देगी, क्योंकि उसी वक्त जिंदगी और मौत के बीच का पर्दा थोड़ा सा हट जाता है और तब हम मरे हुए लोगों को सुन सकते हैं। मुझे उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैंने मिस्सी की मौत के बाद से उसके किसी भी संकेत का इंतजार किया था, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। मैं मानता था कि मरने के बाद बस सब खत्म हो जाता है। चाहे जितनी भी उम्मीद कर लो, चाहे कमरे में बैठकर रो लो, चाहे तुम्हारे माता पिता खुद को शराब में डुबोकर सो जाएं, कुछ भी इसे बदल नहीं सकता। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी सारा ने हमें चुप कराया। सुनो, क्या तुम लोगों ने ये सुना? मुझे लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी हम सब चुप हो गए और सुनने लगे। बाहर हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। एक पल के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए, मुझे लगा जैसे कोई घास पर चल रहा है। और फिर वो आवाज गायब हो गई। टॉम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो इतना ही बोल पाया था कि अचानक चीखें शुरू हो गईं। वो चीखें चारों तरफ थी, जैसे हम किसी अजीब तूफान में फंस गए हों। चीखें, कराहें, वैसी आवाजें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो और हम राक्षसों की आवाजें सुन रहे हों।
वो आवाज़ें इतनी तेज थीं कि हमारी गाड़ी हिलने लगी। नहीं, गाड़ी खुद नहीं हिल रही थी, वो कुछ और था। गाड़ी जोर जोर से आगे पीछे हिल रही थी, इतनी कि मैं और सारा सीट पर उछल रहे थे। मेरा सर गाड़ी की छत से टकराया और एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी बुरी तरह हिल रही थी और मेरे दोस्तों की चीखें भी उन आवाज़ों में शामिल हो गई थी। एक पल के लिए मुझे लगा जो भी बाहर है वो गाड़ी को इतना हिला देगा कि वो भी पलट जाएगी। मैंने एक पल के लिए सोचा, गाड़ी पलट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा और मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मैं भी मिस्सी की तरह मर जाऊंगा। तभी टॉम की आवाज़ गूंजी, खिड़कियां बंद करो, भगवान के लिए खिड़कियां बंद करो। मैंने बिना सोचे ही खिड़की बंद करनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में मेरी खिड़की बंद हो गई, लेकिन सारा पीछे सीट के बीच में सिकुड़ कर बैठी थी, रो रही थी, आगे पीछे झूल रही थी। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए उसके ऊपर से चढ़कर उसकी खिड़की बंद करने लगा। गाड़ी अब भी आगे पीछे हिल रही थी। कुछ सेकंड बाद इंजन स्टार्ट हुआ और बाहर की चीखें और तेज हो गईं। एक पल के लिए वो हिलना और तेज हो गया और मैं सीट से नीचे गिर पड़ा। तभी ग्रेग ने एस्केलेरेटर दबाया और हम वहां से जान बचाकर भागे। हाँ, सुनने में बहुत घिसा पिटा लगता है, लेकिन हम सच में ऐसा ही महसूस कर रहे थे। अचानक सब रुक गया, वो झटके, चीखें, सब कुछ। बस टॉम और ग्रेग की गालियां और सारा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैं पीछे बैठा था, सदमे में डरा हुआ, और हम कब्रिस्तान को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम मेन सड़क पर मुड़ने वाले थे, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है, उस आवाज में जो 12 साल पहले मर चुकी थी। उस रात हमारी दोस्ती खत्म हो गई। उस समय यह बहुत बड़ी बात लगी, लेकिन अब सोचता हूं ज्यादातर हाई स्कूल की दोस्तियां वैसे भी खत्म हो जाती हैं। हम वैसे भी कभी ना कभी अलग हो ही जाते। बस फर्क इतना था कि यह सब अचानक हुआ और उसे स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन शायद यह सही ही था। हमारा अनुभव अब उन कहानियों का हिस्सा बन गया था। अब रहस्यमय हंसी की कहानियां नहीं सुनाई देती थी, अब कहानियां थी चीखों की, हिलती गाड़ी की और नरक की। मैंने उन कहानियों को सुनना ही बंद कर दिया। मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन ऐसी चीजें कभी सच में खत्म नहीं होती, है ना? मुझे अपना शहर छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं। कई साल हो गए सैंडवुड जाकर अपनी बहन की कब्र पर फूल रखे हुए, ये सोचते हुए कि शायद मैं जाग जाऊं और ये सब बस एक बुरा सपना निकले। अब मुझे बुरे सपने नहीं आते, क्योंकि जो मैंने जागते हुए देखा है उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। इस साल मेरी बहन की मौत को 30 साल हो जाएंगे। मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं उस दिन घर पर आऊं। वो चाहते हैं मैं उनके साथ कब्रिस्तान चलूं, और मुझे पता है मुझे जाना चाहिए। यह उनके लिए ज़रूरी है और एक बेटा होने के नाते मेरा फर्ज भी है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बर्फ गिरने लगी है, सड़कें जमने लगी हैं, और मैं खुद को हिचकिचाते हुए पाता हूं, क्योंकि मैं उस दिन से डरता हूं जब मैं वापस जाऊंगा। मुझे डर है कि फिर से उस सन्नाटे भरे कब्रिस्तान में कोई मेरा नाम फुसफुसाएगा और मुझे उस तरफ देखने के लिए बुलाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना। कमेंट में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।